लो नीरज क्या कहना है, क्या कहना है। फिर एस डी बन के पास लगे, ये रात भर में पूरा कर लिया मैंने गीत को। उन्होंने कहा कि दादा गीत पूरा हो, बोले ये रात भर पूरा हो, कल तो मैंने दिया था। बोले वो छुट्टी ले गए आया 10 जगह दिया, सुना सच सन्नाट बैठे, अरे वाह भाई वाह वाह वाह। फिर उन्होंने देव साहब ने कहा चलिए, तो बोले नहीं आप जाओ जी, मेरे पास बैठा नहीं रहा। तो मुझे बड़ा प्यार करने लगे, रोज सुबह की गाड़ी आ जाती थी मेरे पास, ले जाती बैठ काम किया करती। बड़े सुंदर गीत बनाए, मैं प्रणाम करता हूँ दादा को। दादा जब बढ़िया कोई चीज, उन्होंने जो शब्द लिए जो कोई ले नहीं सकता था, मधुर शब्द लिया उन्होंने, इतना मधुर इतना मधुर, सपनों की गीतांजलि तू, अपने शब्द कहाँ फिल्म में आते हैं। वो बहुत हमको प्यार करते थे और चले गए तो मेरा बड़ा दुख हुआ साहब, मैंने भी सुना हो गया मेरे लिए, चला छोड़ के। नीरज जी, एक आज की जो हिंदी कविता है या मैं कहूँ मंचीय हिंदी कविता जो है, उसमें भाव, सौंदर्य, पीड़ा, करुणा, ये तमाम तत्व तिरोहित हैं और लगता है कहीं चुटकुलेबाजी। जब क्या हो गया कि देखिए इस समय की बलिहारी है, मेरा सौभाग्य ये है कि मैंने हिंदी के बड़े से बड़े कवि के सानिध्य में काव्य पाठ किया। मैथिली जी गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर जी, गुरबख्श सिंह गुप्त, सुमन जी, बच्चन जी, नन्ही रोचर, बड़े बड़े लोगों के सामने किया और उर्दू के भी सबसे बड़े बड़े लोगों के सामने से किया। अभी जालंधरी, जोश, फिराक हैं, इन लोगों के साथ में खान, जिगर साहब, इन लोगों के साथ शायर साहब, सदा जाफरी लोग, वामिक जौनपुरी लोग, जो कोई बड़े बड़ा उर्दू का शायर के साथ का पाठ किया, उर्दू के किया। तो उस समय क्या था कि कविता एक विषय के रूप में थी हिंदी, लोग बुलाते थे, बड़े प्रेम से जाते सुनते थे, और कवि सम्मेलन हुआ यूनिवर्सिटी में होते थे, पढ़े लिखे लोगों के सामने होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बदलता रहा, समय काल चक्र ऐसा नहीं चलता। कॉलेज में क्या हुआ कि राजनीति पहुंची, वहाँ जो पार्टी जीतती थी बनाती थी कवि सम्मेलन करवाती थी, दूसरे उठ करवाते थे उसको, तो वहां से निकल गए कवि सम्मेलन। बड़े लेखकों के सामने कवि सम्मेलन गायब हो गई, वो कहाँ पहुंचे, प्रदर्शनी पहुंच गए। अब प्रदर्शनी में जब पहुंचे वहां भीड़ आती है, रात भर कवि सम्मेलन होते हैं, तो जो देखने आते वो कहते यही सो जाए इसमें पंडाल में। तो क्या होता है जब भीड़ के पास कविता पहुंचती है तो वो कविता कविता नहीं रहती, भीड़ के पास कविता समझने का मन नहीं होता। पोइट्री इज द एंजॉयमेंट ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ ए कंट्री। बहुत बढ़िया बात है। पोइट्री इज द एंजॉयमेंट द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ ए कंट्री। हर कविता इसीलिए कहा गया अर्थगेश, जब कवि का जन्म हुआ तो ब्रह्मा ने कहा भाई एक काम करना, मुझे दुख देना स्वीकार है, पीड़ा देना स्वीकार है, बड़े से बड़ा कष्ट देना स्वीकार करना, लेकिन एक काम मत करना। क्या? अर्थकेश कवित्व निवेदन शिरसी मानिक के बाद, अर्थक के सामने कविता पाठ करना मुझे स्वीकार नहीं है। जो कविता न समझता उसके सामने कविता पाठ मुझसे करवा रहा। तो आज क्या हुआ, आज जो लोग नहीं समझते उनके सामने कविता पाठ होने लगा जी। और भीड़ होती है तो भीड़ में 100-200 लोग तो समझदार आते हैं, बाकी भीड़ है। तो वहाँ भीड़ को क्या है, चुटकुलेबाजी चाहिए, लुत्फबाजी चाहिए, नौटंकी तक होनी कभी सम्मेलन। फिर ठेकेदार पैसा उसमें प्रवेश कर गया तो लोग ठेकेदारी करने लगे। अब ठेकेदार बन गए, सब 7 लाख दे दो मैं कभी सम्मेलन करवा दूंगा, 2-4 कवियों ने इकट्ठे किए, बड़ा पैसा ले लिया, तो ठेकेदारी चलेगी कवि सम्मेलन में। और साथ साथ जैसे जैसे राजनीति विकृत हुई, धर्म विकृत हुआ, समाज विकृत हुआ, सब कुछ विकृत है आजकल। तो नैतिकता के रूप में सब हिंदुस्तान बहुत नीचे स्तर पर खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ क्या हुआ, कभी भी नीचे उतर गया। कवि का धर्म तो ये था कि नीचे जो बैठा आदमी उसके ऊपर उठाओ, लेकिन वो उसकी ताली बटोरने के लिए वो भी नीचे उतर गया। नीरज जी, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकूंगा, जरूरत है एक छोटे से ब्रेक की। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए और फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे गोपाल दास नीरज जी के साथ। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। Supertech, yours for life. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, हिंदी कविता के प्रखर हस्ताक्षर गोपाल दास नीरज जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदी कविता आज कहाँ आकर खड़ी है। क्या आज समाज देखिए, कवि भी दोषी है और समाज दोषी है। सबसे बड़ी बात कि जो लोग कवि सम्मेलन करवाते हैं उनको ज्ञान नहीं कि कवि कौन है, कवि कौन है और किस में कितनी दम है, कुछ नहीं जानता। तो ये तो उन लोगों के पास कवि सम्मेलन कैसे पहुंच गया जो कविता समझते नहीं थे। आज क्लब में कवि सम्मेलन होते हैं, मानो क्लब में पैसे वाले लोग नवधना अपने साहित्यकार बनाना चाहते, लेकिन साहित्यकार हैं नहीं जी। तो क्या है ये दुर्गति जो हुई है कवि सम्मेलनों की, वार्षिक परंपरा जो बहुत बड़ी महान थी। बड़े बड़े कवि यहाँ पर आए थे मंच पर, मंथीचंद जी पढ़े थे, माखन जी आए थे, निर्गत जी आए थे, बच्चे सभी लोग पढ़ते थे, अब नहीं जाते। समाज जैसे जैसे नीचे चाहता है वैसे वैसे कविता नीचे चली गई। कवि का धर्म ये था कि नीचे जाने वाले को ऊपर उठाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता उसकी ताली ताली बजाई, ताली बजाई, ताली ताली बजाई, ताली हर बार ताली बजवा दें। तो मैं भी थोड़ा जाता हूँ, 2-4 लोग हैं जो कविता को भी जी रहे हैं, तो पढ़ते हैं, वो नहीं जाए तो कविता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब मैंने अपने एकल काव्य पाठ की परंपरा शुरू की है जी। जाता हूँ, एकल काव्य पाठ घंटे 1.5 घंटे समझदार लोगों के सामने होता है, तो उसके सुनने के बाद हमने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, जो दर्शन उसको समझा सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझा सकते, बिल्कुल नहीं समझा। एकल काव्य पाठ की परंपरा पढ़ी। अब धीरे धीरे कवि में सुधार होने लगा। कवि से मैं प्रार्थना ये करता हूँ, तू कवि है तो फिर काव्य को बदनाम न कर, तू कवि है तो फिर काव्य को बदनाम न कर, जो मन में गंदगी है उसे आम न कर। कविता तू जिसे कहता वो बेटी है तेरी, कविता तू जिसे कहता वो बेटी है तेरी, चौराहे पर लाकर उसे नीलाम न कर। बहुत अच्छी बात है नीरज जी। समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीति समाज को प्रभावित करती है और समाज राजनीति को प्रभावित। देखिए, राजनीति का सबसे बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ता है। क्यों? राजनीति शरीर बनाती है देश का जी। सड़कें बना के देगी, आपको बिजली देगी, रोटी देगी, नौकरी देगी, पैसा देगी, सब कुछ कर सकती है। आत्मा का निर्माण नहीं कर सकती, आत्मा का निर्माण नहीं कर सकती। इस देश का दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद इस देश में राजनीतिक आंदोलन चले, साहित्यिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन कोई नहीं चला, सांस्कृतिक आंदोलन नहीं चला। तो इसकी देश की आत्मा तो मरती चली गई। पहले क्या था, कोई गांव में भूखा नहीं सोता था जी। अगर किसी के पास अनाज नहीं होता तो बल्ले वाले इकट्ठा करके फसल पे पेमेंट कर दूंगा, हो जाता तो कोई भूखा नहीं मरता नहीं देगा। आज देखिए कितने लोग भूखे मर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी? समाज की जिम्मेदारी। समाज संवेदनहीन हो गया, पैसा इतना प्रधान हो गया आज के युग में आकर के कि आदमी पैसे की पागल हो गया। उसके लिए दूध में मिलावट करेगा, खाद्यान्न में मिलावट करेगा,
दवाइयों में मिलावट करेगा, ये कौन जानता है? शिक्षा के नाम पर साक्षरता है, शिक्षा नहीं। ये काम कौन करता है? ये बड़े बड़े दूध में मिलावट कौन सिखाता है? गाँव वाला नहीं जानता बेचारा, पढ़े लिखे लोग सिखा नहीं सब चीज। तो अगर शिक्षा चलती, साक्षरता के साथ साथ शिक्षा भी चलती, तो संसार का कल्याण होता है। अन्यथा हिंदुस्तान इतना नैतिक रूप से पतन नहीं होता। वो आज पैसा इतना प्रधान हो गया, पैसा जीवन का माध्यम है, लेकिन लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। जिस दिन लक्ष्य बन जाएगा जीवन का, उस दिन आदमी का अर्थ पिशाच बन जाता, अर्थ नहीं रहता, अर्थ पिशाच। राजनीति का भी खून चूसा उसने। राजनीति जो जनसेवा का माध्यम थी, समझता वो आज कहाँ है? धर्म क्या करता? देखिए धर्मगुरु आए, निर्मल बाबा आए तो क्या कर रहे थे? समझता धर्म के नाम पर लूट मची, बड़े बड़े स्कूल खोले गए, वो क्या के लिए? पैसा कमाने के लिए। बड़े बड़े स्कूल खोले गए रोज, अंग्रेजी स्कूल, वो माध्यम, ये माध्यम, तीसरा डॉक्टर का पैसा किस लिए? भगवान का पैसा था, लेकिन वो भी बड़े बड़े नर्सिंग होम खोले क्या लिए? पैसा। एक बार आदमी चला जाता है नर्सिंग होम में तो बेचारा कट जाता है। तो कहने का मतलब आदमी सब पैसे की पागल हो गए। लेकिन पागल धन की गतियां तीन हैं, दान, भोग और नाश। तो दान करो या भोग करो, नहीं तुम्हारा नाश कर देगा। तो अब जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, ब्लैक मनी और ये मनी, वो क्या कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आदमी को बर्बाद कर देंगे। बिहाइंड एवरी वाइस देयर इज मनी, बिहाइंड एवरी वाइस देयर इज मनी। आज जो देखिए कहाँ अनैतिक, कितना देश अनैतिक। हम गुलाम हिंदुस्तान के आदमी है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि इतने बलात्कार हो गई, ये हुआ, चोरी हो गई, डकैती हो गई, अपहरण हो गई। तो अपहरण का उद्योग बन गया है। नीरज जी, इन तमाम अंधेरों से निकलने का कोई रास्ता? निकलने, देखिए समय काल चक्र है, काल चक्र भी स्थिर नहीं रहता। हम वहां से आरंभ करते काल की गणना, जहाँ से आदमी आदमी को खाता था, कैनिबलिज्म कहते हैं इसको। अब वो घूमते घूमते उसी पॉइंट पे आ गया, यहाँ आदमी को मारने में संकोच नहीं होता। निरीह आदमी को, बच्चों को, औरतों को मार देते लोग, कुछ नहीं। यानी आदमी बिल्कुल उसी पॉइंट, आदमी जानवर बन गया। आज मनुष्य नहीं बन पाया, जानवर बन गया। लेकिन स्थिर नहीं है काल चक्र, तो ये भी समझ जाएगा, ऐसा नहीं समझ यही रहेगा। ये बात नहीं है कि यही खड़ा रह जाए, कितने दिन में चेंज होगा नहीं बता सकते, लेकिन समय तो बदलेगा। कोई चीज संसार में स्थिर नहीं याद रखी, समय भी स्थिर नहीं है, चलता रहता है। तो आज उस पॉइंट पे है, कल दूसरे पॉइंट पे। एक सकाल है, रामायण काल है, यहाँ पर मर्यादा का, रावण भी मर्यादा का पालन करता, सीता को ले जाता है, महल में नहीं रखता, अशोक वाटिका में रखता, स्त्रियों को पहरे बैठाता, आदमी बैठाता नहीं, है ना। और दूसरा काल क्या है, महाभारत काल आता है, जिसमें और नंगा किया जा रहा। तीसरा है कलयुग, जिसमें आदमी की एक पर्सनैलिटी नहीं, कितनी उसमें 2 पर्सनैलिटी है। द्वापर में तो 2 पर्सनैलिटी है किसी की, भोगी भी है, योगी भी है। गीता भी लिखता है, हरासविर से आता है। तो कलयुग में कोई पर्सनैलिटी नहीं, हर चेहरे पे बस एक और ही चेहरा, हर चेहरे पर पेबस एक और ही चेहरा, बलबियत से आदमी पहचाना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सुबह कोई चेहरा है, शाम को कोई चेहरा है, ऑफिसर के सामने कोई चेहरा है, पत्नी के सामने कोई चेहरा है, दोस्त के सामने कोई चेहरा है। इंसान आपके दौर में बदला है, इस दौर इंसान आपके दौर में बदला है, इस दौर भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। इसीलिए शायद कहा गया कि गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है उदास, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। क्या है कि आज गीतकार भी भूल गया उसका कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य मूल्यों की स्थापना थी, वो भूल गया। वो क्या कर रहा है, पैसे के लिए ताली बजवा रहा है, ताली बजवा रहा है, सस्ती सस्ती चुटकुले सुना के नौटंकी तक करने लगे लोग। गजल वाले भी उतनी सामाजिक समस्याओं से नहीं जुड़ पाए। हिंदी की गजल जितनी देश की समस्या जुड़ी, उतनी गजल उर्दू की गजल नहीं जुड़ी है। तीसरा दो बार उसे रुबाई भी उसका एक अंग है। इसलिए कह रहा हूँ आज आपके माहौल में नीरज को बुलाया जाए। प्रेम को, करुणा को, क्षमा को, दया को, त्याग को, उदारता को, सारी बात करो। लोग आते हैं पढ़ लें, पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, टुकड़े काट दे, भाई नक्शा लगा हटा दे पाकिस्तान। आज कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। लोग कहें जीती हुई जमीन कैसे वापस कर दी। आज दूसरी समस्या है संसार के सामने। नहीं, कोई किसी जमीन को नहीं ले सकता, न कोई किसी देश पर अटैक कर सकता है। किसा जब अटैक होते तो कितना अमेरिका को सहना पड़ा। लेकिन अमेरिका ने जो अटैक किया था इराक पर, तो मैंने लिखा होता गलत है ये। क्यों? तेल के लिए किया था सब, झूठा बना के साहब ये बना रखे, उसने बना रखे, दादागिरी थी ये। मैंने लिखा था बारूद के पहाड़ पर वो नाम लिखेंगे, हम करबला का फिर नया पैगाम लिखेंगे,
इंसानियत का दौर जहाँ जब भी चलेगा सब लोग बड़े फख्र से सद्दाम लिखे। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय है, चल रहा है, लेकिन स्थिर नहीं है। कोई चीज़ याद रखिएगा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी दूसरा अच्छा समय आएगा। बाग है ये, हर